आपने जापानीज एनिमेटेड कैरेक्टर नारुतो का तो नाम सुना है। आई होप आई गॉट द प्रोनाउंसिएशन राइट। वेल गेस व्हाट, अब ये कई भाषाओं में माहिर हो गए हैं और खासकर भारतीय भाषाओं में। जी हाँ, 5 अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। वेल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं इस एनिमेशन सीरीज की जो अब भारत में 5 अलग अलग भाषाओं में दिखाई जाएगी और इनका स्वागत करने पहुंची हमारी ईशा देओल। ईशा देओल कर रही हैं स्वागत नरूटो बनकर, बिल्कुल नरूटो के ही स्टाइल में। क्योंकि नरूटो भारतीय टीवी पर जो आ रहा है, इसीलिए ईशा नरूटो का स्वागत नरूटो के अंदाज में ही कर रही है, वो भी खुद अपने ही घर पर। जी हाँ, ये ईशा देओल के घर पर जो तमाम तामझाम आप देख रहे हैं ना, ये नरूटो जो सोनी ये पर आ रहा है उसी का प्रोमो शूट है। और इसी प्रोमो शूट के लिए ईशा तैयार हुई हैं और ईशा का कहना है कि वो खुद इस जापानी कार्टून कैरेक्टर की बड़ी फैन हैं और वो नरूटो देखकर ही बड़ी हुई हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत समय के बाद ये मेरा फेवरेट कार्टून रहा है और ये सोनी ये पे आ रहा है और इनफैक्ट ये 5 लैंग्वेजेस में भी आ रहा है, तो बहुत से लोग इसे देख के समझ के एंजॉय कर सकते हैं। एंड आई एम मोस्ट एक्साइटेड ऑल्सो कि मेरी दोनों बेटियां राध्या और मिराया भी मेरे साथ बैठ के नरूटो देखेंगे। ये देखिए, जब हम बड़े हो रहे थे ये काफ़ी फेमस हमेशा है और इनफैक्ट जनरेशंस एंजॉय वॉचिंग दिस। ईशा का भी नरूटो के स्टाइल में अपने घर पर स्वागत कर रही हैं, तो नरूटो की ही तरह कभी नूडल्स भी निगल रही हैं। एक कैरेक्टर को आप जब देखते हो, आप उसे देखते हुए इतना एंजॉय करते हो और जब आपको खुद वो बन के करना पड़ता है परफॉर्म, तो उसका एक अलग ही मजा होता है। और ये सब करना ईशा के लिए इसलिए भी आसान बना क्योंकि वो खुद कई बार नरूटो बनकर अपनी बेटियों का मनोरंजन करती रही हैं। बिंज वॉच नारुतो, इनफैक्ट ये मेरे पास ही है कॉस्ट्यूम। मेरे बच्चों के लिए मैं काफ़ी फैंसी ड्रेस कॉस्ट्यूम्स पहन के डिफरेंट डिफरेंट किरदारों का एनैक्ट करती हूँ घर पे एज फन। सो नारुतो का भी है मेरे पास कॉस्ट्यूम, तो वो मैंने आज पहना है। नारुतो निंजा सीरीज का बहुत ही पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर है। जापान के अलावा ये किशोर निंजा जो लगातार किसी न किसी खोज में रहता है, उसे दुनिया भर के लोग पसंद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने बहुत नाम कमाया है। भारत में भी उसके कई बच्चे दीवाने हैं। मगर अब 5 भाषाओं में भारतीय दर्शक नारुतो का आनंद ले पाएंगे, उसके कारनामे और करतब देख पाएंगे। सोनी ये पर। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई, सीरियल अजूनी में शुरू हो गया वही ड्रामा जो हर सीरियल में होता है। शादी के बाद वो टिपिकल सास बहू वाला ड्रामा। वेल गेस व्हाट, शादी के बाद सत्यनारायण की पूजा रखी गई और पूजा के दिन ही हमारी बीजी ने टोक दिया नई नवेली दुल्हन को, पल्लू ठीक रखो, घर की बहू हो तुम। सत्यनारायण की कथा पर हो गया बवाल। बवाल भी ऐसा कि बीजी को कोई रोक नहीं पाया, यहाँ तक कि राजबीर भी नहीं। अब पूजा में बहुरानी बैठी है तो बीजी चाहती है कि वो सर पर पल्लू रखे। अब बहुरानी को इस पर ऐतराज है। ये बात राजबीर समझ गया और उसने बीजी से ले लिया पंगा। शादी के बाद सत्यनारायण कथा होती है तो वही रखी गई है हमारे लिए आज घर में। हाँ जी, और उस कथा में जो है बहुत बड़ा ड्रामा होता है कि इसने सर पे पल्लू क्यों नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया, अब ये किस वजह से नहीं लिया है। इसकी तो आदत ही है पंगे लेने की। तो क्यों अपनी वोटी की साइड से जब उसने बोलना शुरू किया ना, तो भाई राजबीर को वो बहुत भारी पड़ गया। सत्यनारायण की कथा में महाभारत छिड़ गई। मतलब एक बार उसने राजवीर ने क्या बोल दिया, तेरे वास्ते कुछ भी ले बेटा ले। कभी बेबे से, कभी पापा से मारी खाया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर पूजा संपन्न हुई। अब आप ये मत समझिएगा कि आगे भी सब कुछ ठीक होगा। ठीक तो फिलहाल कुछ नहीं होगा। अजनी को लेकर हमेशा घर वाले कोई न कोई नया बखेड़ा जरूर खड़ा करेंगे और राजबीर उसकी ढाल बनेगा। फिर उसके बाद ही तो शुरू होगी इन दोनों की लव स्टोरी।
फिर मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ और होने लगा है एकदम ड्रामा फुल ऑन। वो क्या है ना कि शादी का मौका है, आदित्य जो है वो दूल्हे बनकर तैयार है, लेकिन शादी के मौके पर लगेगा दूल्हे को 440 वोल्ट का झटका। सिमरन के साथ शादी करने का सपना देख रहा था ये आदित्य। अब इसका सपना ही रह गया है, क्योंकि हकीकत बनकर गिन्नी जो सामने आ गई है। शादी के मंडप में दुल्हन बनी जब गिन्नी को आदित्य ने देखा तो उसे 440 वोल्ट का झटका लग गया। जिस लड़की से वो इतनी नफरत करता है वही लड़की अब उसकी पत्नी बन गई है। वैसे ये कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन सीरियल नया है ना, तो इन्हें लग रहा होगा कि ये कुछ नया कर रहे हैं। नहीं, बट अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब जैसे राइटर ने ये मन था इनका शादी करने का, इनके ढाबे वाबे पे खाना नहीं बन रहा। क्या फेस करना पड़ेगा सबके लिए। आगे मुझे पता है कि मुझे इस घर में आगे बहुत ताने मिलने वाले हैं। अब शादी हो गई है तो निभानी भी पड़ेगी, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि सिमरन की जगह पर गिन्नी दुल्हन बनकर क्यों बैठ गई, जब उसे पता था कि आदित्य से उसका कोई मेल जोल नहीं है। हाँ, मतलब हमारे घर में कुक भी नहीं है, तो हमें तो ये चाहते हैं बेसिकली कि इनको कुक करने के लिए कोई शेफ मिल जाए। तो मैं ये बड़ा एक्चुअली आइडिया बड़ा अच्छा है, हमें कुक करने के लिए कुक मिल जाए। अब कहानी में जो हो रहा है आप तो वो देख ही रहे होंगे, इसीलिए हम गोल गोल ना आपको बिल्कुल नहीं घुमाएंगे। अपने भाई गोल्डी की जान बचाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी इस बहन ने। आदित्य जो है वो बिल्कुल सुनने को रेडी नहीं है कि सिमरन है वो मेरी परजाई है और वो मेरे भाई की बीवी से शादी कर रहे हैं। और आपने जैसे पिछले एपिसोड में भी देखा होगा कि गोल्डी है वो इस गम में सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। तो मैं अपने भाई को बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो मैं खुद का सैक्रिफाइस कर रही हूँ। राखी के दिन अपने भाई को इस बहन ने कुछ ऐसा तोहफा दिया है, उसके प्यार को लौटाकर। अब शुरू होगी असली वाली कहानी आदित्य और गिन्नी की। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे द गुड थिंग अबाउट OTT इज इन्होंने, मेरा मतलब है इस प्लेटफॉर्म ने टैलेंट को एक नया मंच दिया है। यू हैव टू एग्री कि इनमें कई ऐसे कलाकार हैं जो वाकई में जिनको देखकर सलाम करने का मन करता है। ऐसे ही एक कलाकार हैं अमित सियाल, जी हाँ, जो इन दिनों महारानी में नजर आ रहे हैं। इससे पहले कई वेब सीरीज में आप इन्हें देख चुके हैं। तो चलिए आज इनके सफरनामे पर एक नजर डालते हैं, बल्कि उन्हीं के जुबानी सुनते हैं। नमस्ते, आप मुझे देख रहे हैं SBS ओरिजिनल्स पे प्रोफाइल पे। घर वालों ने बोला कि बॉस तुम ना थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे दो, फॉल बैक प्लान के लिए MBA कर लो। मैंने कहा ये सब तो होगा नहीं मेरे से। मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं यहाँ पे बैठा हूँगा, लोगों को इंटरव्यूज़ दे रहा हूँगा या काम मिल रहा होगा मुझे और मैं काम कर रहा हूँ और अच्छा कर पा रहा हूँगा। मेरा
मेरा जन्म हुआ था कानपुर में सन 1975 में और एक छोटा भाई है। और हमारा चमड़े का काम था, जूतों का, और हमारी दुकान थी और काफ़ी फेमस दुकान थी। और पिताजी चाहते थे कि हम लोग साथ में उनका हाथ बटाएं, बट हम लोगों का कभी मन ही नहीं किया वो काम करने का। तो स्कूलिंग वहीं से करी, कानपुर से। और उसके बाद सबसे पहले मैं दिल्ली गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने कॉलेज किया, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। स्कूल में थिएटर वेटर करता था, तो एक मन था कि उसको परस्यू करूं, कंटिन्यू करूं उसको। तो दिल्ली पहुंचा तो एक ऐड देखा मैंने सेकेंड ईयर में, जब कॉलेज में गया। मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा था मैं। तो मैंने पूछा, यार मुझे अच्छा सा लगा। कुछ ऑडिशन कॉल था और थिएटर एक्शन ग्रुप करके एक ग्रुप था जो कि बैरी जॉन सर का था। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि ये क्या है, मतलब अच्छा ग्रुप है, क्या है, कैसा है, शुड आई गो फॉर इट और नॉट। तो उन्होंने बोला, अरे तो बैरी जॉन है यार, जाना चाहिए, बिल्कुल ऑडिशन देना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, जाते हैं। और वो एक अलग ही दुनिया थी। वो ऑडिशन दिया, मेरा हो गया प्ले में। और फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखी, थिएटर की, लाइट डिज़ाइन, साउंड डिज़ाइन, स्टेज क्राफ्ट, एक्टिंग भी किया। तो 4 साल उनके साथ रहा। घर वालों ने बोला कि बॉस तुम थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे दो, फॉल बैक प्लान के लिए MBA कर लो। मैंने कहा ये सब तो होगा नहीं मेरे से। एंट्रेंस टेस्ट वेस्ट तो नहीं होगा, तो आप मुझे ना ऑस्ट्रेलिया भेज दीजिए और इनिशियल पैसे दे दीजिए, बाकी मैं कर लूँगा वहाँ पे। तो भेज दिया उन्होंने। फिर मैं एकदम ही एक्टिंग से जुदा हो गया कुछ 6-7 साल तक। तो 3-4-5 साल ऑस्ट्रेलिया में रहा ऑलमोस्ट। वापस आया, कुछ जॉब वॉब किया दिल्ली में। तो दिल्ली में वापस आया तो मेरा एक दोस्त मिला पुराने थिएटर के टाइम का। तो वो अभी भी थिएटर कर रहा था। तो मुझे बहुत थोड़ी जलन सी हुई मुझे। मैंने कहा यार ये अपने जो इन्होंने सपना लिया था वो अभी परस्यू कर रहे हैं उसको। तो मैं ऑफिस शाम तक करता था। फिर शाम के बाद गार्गी कॉलेज में रिहर्सल्स होते थे, फिर मैं वहाँ चला जाता था। और एक प्ले हम लोग तैयार कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। बट उससे सीखने को बहुत कुछ मिला मुझे। और एक वापसी सी हो गई एक्टिंग की दुनिया में। तो फिर मुझे इतना चस्का लगा कि मैंने कहा यार नौकरी वोकरी छोड़ता हूँ, अब यही करूँगा, भूखा मरूंगा लेकिन करूँगा यही। तो फिर वो नौकरी छोड़ दी और फिर लगा यार कुछ तो होना चाहिए साइड बिजनेस ना, कहीं से कुछ पैसे वैसे आए कुछ तो फिर एक टेक अवे खोला मैंने। तो अवधि खाना बेचता था मैं दिल्ली में। लेकिन वो भी नहीं हुआ। मैं वापस गया, अपने दोस्त को बोला जो पार्टनर था मेरा टेक अवे, मैंने कहा यार मेरा मन नहीं लग रहा अब यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ बॉम्बे और तुम चलाओ इसको, और अगर चल जाए तो मैंने जो पैसे वैसे डाले दे देना वापस यार, थोड़ा बॉम्बे जा रहा हूँ मैं। तो परमानेंटली तब बॉम्बे आ गया मैं। पहला ब्रेक मुझे मिला जब मैं कुछ 2004 की बात है। मैंने बॉम्बे आया ही था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे काम मिलेगा, कैसे क्या होगा। तो वो मेरे दोस्त रणदीप को कुछ काम ऑफर हुआ, उनके पास डेट्स नहीं थी। तो तनुजा चंद्रा एक फ़िल्म बना रही थी, होप एंड लिटिल शुगर करके, इंग्लिश में थी वो, और उसके लिए ऑडिशन के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। तो मुझे याद है कि मुझे बॉम्बे के बारे में ज़्यादा, सड़कों के बारे में, रास्तों के बारे में पता नहीं था कुछ भी। तो मैंने रिक्शा वाला किया, उसमें बैठा, मलाड में रहता था और बैंड्रा जाना था। तो पता नहीं कहाँ उसने घुमा दिया मुझे, तो पहुँचने में लेट हो गया मैं वहाँ पे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैम मैं लेट हो रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ लेके आ गया है ये। तो थोड़ा सा नाराज़ हो क्योंकि वो समय की एकदम पाबंद है। बट उन्होंने कहा कि आ जाओ फिर जल्दी आ जाओ, अभी और लेट मत करना। मैं गया वहाँ पे तो शी वॉज एक्चुअली इन अ हरी, कहीं जाना था उनको।
तो उन्होंने बोला चलो 10 मिनट है तेरे पास, जल्दी से ऑडिशन जो भी तूने तैयार किया है वो मुझे सुना दे और फिर देखते हैं क्या है। तो 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, तो मैंने एक पीस तैयार किया था एक पृथ्वी थिएटर के लिए, तो उन्होंने रोका ही नहीं और बहुत हंस रही थी वो, एंड शी वाज थॉरली एंजॉइंग व्हाट आई वाज डूइंग। तो उन्होंने कहा ठीक है इतना काफ़ी है, आई विल लेट यू नो। तो आई थिंक मैं इफ़ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली, मैं ऑटो में बैठा वापस जा रहा था घर, और आधे रास्ते में उनका फ़ोन आया कि थोड़ा वेट जो है ना अपना कम करना शुरू कर दो। थोड़ा सा मैं हैवी था उस टाइम पे, तो वेट कम करना शुरू कर दो। और हाँ बस इतना ही बोला उन्होंने। तो मैंने कहा ओके, तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या था इसका मतलब। तो फिर मैंने रणदीप को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ऐसे बोल रही हूँ, क्या मतलब इसका? कह रहा अरे पागल हो गए यार, मतलब तुम्हें ले लिया उन्होंने। टर्निंग पॉइंट OTT है, क्योंकि मुझे कुछ 17-18 साल हो गए मुंबई में, और थोड़ा काम करता रहा मैं। बट जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो OTT तब था नहीं, टीवी में मैं काम करना नहीं चाहता था, कि मुझे लगता था कि मेरे मन का काम नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़, जो जैसे बाकी के भी स्ट्रगलर्स हैं, सबकी एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम ही कहानी है। टर्निंग पॉइंट तब हुआ जब OTT का जन्म हुआ, तो आई थिंक इनसाइड एज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इनसाइड एज पहला OTT शो था, और टर्निंग पॉइंट वही था, उसी ने लाइफ चेंज किया। महारानी से बहुत एक्सपेक्टेशन है। पहला सीज़न बहुत ही वेल रिसीव्ड था, और सेकंड सीज़न में आई थिंक हम लोगों ने और इजाफा किया है, और इंटरेस्टिंग बनाया है, और डेप्थफुल बनाया है। तो अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं, बाकी तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी तो ऑडियंसेस बताएंगे। मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं यहाँ पे बैठा हूँगा, लोगों को इंटरव्यूज़ दे रहा हूँगा, या काम मिल रहा होगा मुझे और मैं काम कर रहा हूँ और अच्छा कर पा रहा हूँगा। तो आई थिंक बहुत ही ऑर्गेनिक लाइफ रही है मेरी। जो भी मिला है बहुत ही स्लो मिला है, ग्रेजुअली मिला है, कुछ भी एकदम छप्पर फाड़ के नहीं मिला है। मुझे SBS ओरिजिनल के साथ अपनी जर्नी शेयर करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा काम करता रहूँगा। थैंक यू। अरे जल्दी से हो जाइए सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला सेट है गुम है किसी के प्यार में। देर से ही सही, लेकिन पाखी का असली चेहरा विराट के सामने आ ही गया। पाखी पे भरोसा करने का पछतावा विराट को काफी है। सच्चे दिल से शुक्रगुजार था तुम्हारा। एहसान मंद था कि तुमने सही और मेरे बच्चे को जन्म दिया। तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद मुझे तुमसे ज्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा है। मैंने पहले ही अपनी बीवी की बात क्यों नहीं मान ली? अगर सुन लेता ना, तुम्हारी झूठी बातों के दलदल में फंसता ही नहीं मैं। तुमने दोस्ती की दुहाई देने का एक मौका नहीं छोड़ा। तुमने एक तरफ जीवा की विधवा बनकर मुझसे हमदर्दी बटोरी, और दूसरी तरफ मेरे ही पीठ में खंजर घोंपा। ऐसा कुछ मत बोलो, मुझे माफ कर दो। आज मैं पप्पा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी जिंदगी में तुम्हें नहीं और सई को भेजा। पाखी ने गिड़गिड़ा के माफी मांगने की काफी कोशिश की, पर सई ने अब ठान ली है कि पाखी को उसकी गलतियों की सजा दिलवा कर ही रहेगी।
मेरा बच्चा नहीं फटाफट रेलगाड़ी का अगला सेट है अनुपमा। अनुपमा और काव्या के सुहाग की जान खतरे में है और इस कठिन समय में ये दोनों एक दूसरे का सहारा बनी है। हमें बस इतना ही सोचना है, इतना ही कहना है कि सब 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 अच्छा होगा, बस अच्छा ही होगा। और अब ये दोनों मिलकर एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने के बाद ये दोनों अपने पतियों की जान बचाने की भगवान से प्रार्थना करेगी। फटाफट रेलगाड़ी का अगला सेट है बन्नी चाओ। बन्नी की मुश्किलें शादी के बाद बढ़ गई है क्योंकि युवा ने मासूमियत में ऐसी चीज कर दी है जिस वजह से घर के कुछ सदस्यों ने बानी को उसकी जगह दिखाने की कोशिश की है, ये कहकर कि उसकी शादी घर के नौकर से होनी चाहिए थी। ये शंकर है, इन्हें मैंने ही तो भेजा है। मैंने कहा था ना शंकर को, मैंने कहा था ना तुम्हें शंकर कि जाओ जाके बन्नी दुल्हन के साथ जाके सो जाओ। युवान नहीं भेजा है। वो युवान को तो यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है। अरे शंकर सो जाओ ना रूम में, जहाँ प्रॉब्लम है। सच में युवान को समझ नहीं आ रहा। शंकर तुम सो क्यों नहीं जाते बन्नी दुल्हन के रूम में? आज तो आपने कमाल कर दिया, मतलब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने अपने आप बन्नी को उसकी औकात दिखा दी। अब तो बन्नी भी समझ गई होगी कि उसकी औकात के हिसाब से उसकी शादी शंकर से ही होनी चाहिए थी। याद है ना आपको किस तरह श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था अपनी छोटी सी उंगली पर। वो क्या है ना कि जब जब विपदा आती है तो मोहन आ ही जाते हैं सामने। तो बस राधा मोहन में भी अपनी बेटी को बचाने के लिए किस तरह एक पूरा दरवाजा उठा लिया है मोहन ने, आइए दिखाते हैं आपको। ब्रजवासियों की सुरक्षा के लिए जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था, ठीक वैसे राधा मोहन के मोहन ने आज अपनी बेटी को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत तो नहीं लेकिन हाँ घर का दरवाजा जरूर उठा लिया है। अब फिल्मों में जब सन्नी देओल अपने परिवार को बचाने के लिए हैंड पंप उखाड़ सकता है तो भला टीवी का ये हीरो दरवाजा तो उखाड़कर अपनी बेटी की रक्षा कर ही सकता है ना। उनकी सबसे प्यारी लाडली गुनगुन वो फंसी हुई है बोरवेल के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा गहरी है और कोई नहीं निकाल पा रहा है। उसके ऊपर से बारिश हो रही है तो किसी तरह से तो वो कोशिश करेंगे कि उसे हार्म ना पहुँचे, तो इसलिए वो तोड़ लेते हैं गेट और फिर ऐसे सर पे रख लेते हैं ताकि एटलीस्ट पानी जाने से बच जाए। अब मोहन कुछ ऐसा कर रहा है तो राधा भी अपना दिमाग लगा रही है। अपने दुपट्टे से वो बोरवेल के मुंह को ढकने की कोशिश कर रही है ताकि पानी अंदर ना जाए और गुनगुन सांस भी ले सके। अब जो बन पा रहा था राधा मोहन वो कर रहे थे। अभी राधा तो मोहन जी को अपना भगवान मानती है, तो वो समझती है कि अपने भगवान की मदद करना बहुत बड़ी बात होगी और वो अपने भगवान के काम आई तो वो अपने आप को धन्य मानेगी कि मैंने कोई पुण्य नहीं किया होगा इसलिए मैं अपने भगवान की मदद कर पा रही हूँ। तो इसलिए राधा अपना दुपट्टा फैला देती है उस होल में ताकि वैसे भी पानी कम जाए, ताकि दुपट्टे से कैसे भी अगर कुछ भी हो थोड़ा पानी कम जाए। उसके ऊपर मोहन जी वो गेट ला देते हैं। फिर राधा बैरियर तैयार करती है उस होल के आजू बाजू ऐसे मिट्टियाँ इकट्ठा करके ताकि पानी अगर साइड से भी अगर चुआ के नीचे जा रहा है तो वो भी ना हो।
तो छोटी मोटी मेहनत दोनों मिलकर कर रहे हैं गुनगुन को बचाने के लिए। लेकिन अगर बारिश की बात करें तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब गुनगुन को बचाना है, लेकिन कैसे, इसका उपाय निकालना तो पड़ेगा। मोहन, अब आपने कोशिश कर ली है ना, थोड़ी सी कोशिश राधा को भी करने दीजिए। आफ्टर ऑल टीवी की बहुरानी बनने वाली है, तो सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आई नो आपको लग रहा होगा ये ट्यून तो सुनी भी है। ऑफ कोर्स सुनी भी है। ओम शांति ओम का वो आइकॉनिक गाना और आइकॉनिक सीन, आई मीन टोटली अमेजिंग ना। इतना ग्रैंड सेटअप और याददाश्त वापस लाने की कोशिश, वेल कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये है चाहते में। वो क्या है ना कि प्रीशा की याददाश्त आ जाए किसी तरह वापस, तो रुद्र भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। प्रीशा को अपने घर वापस लाने के लिए रूही और दादी माँ और सारांश ने मिलकर जो खेल रचा था, वो खेल देखिए कैसे कामयाब हो गया। झूठ मूठ का ड्रामा नन्ही रूही ने खेला था, याददाश्त जाने का। अब प्रीशा को रुद्र को मनाने के लिए इस घर में आना पड़ा। प्रीशा रुद्र से ये कहने आई है कि रूही की याददाश्त चली गई है, तो उसे कुछ दिनों तक मेरे साथ ही रहने दो। उसके सर पे चोट लगी, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई और डॉक्टर ने बोला कि उसे कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं देना है, इसलिए उसे हमारे घर पे ही रहना होगा। अब पगली ये नहीं जानती है कि याददाश्त तो इसकी भी जा चुकी है, और वही याददाश्त को वापस लाने के लिए ये सब ड्रामा चल रहा है। काफ़ी टाइम बाद प्रीशा वापस अपने घर आई है। प्रीशा को याद नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली माँ को तो याद है, तो इसीलिए ऐसी एंट्री हुई है। और प्रीशा आकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्योंकि उसे दिल में तो सारी अच्छी मेमोरीज हैं, दिमाग से मिट गई हैं जो भी बुरी मेमोरीज है, तो उसे सब याद आ जाता है। फिलहाल प्रीशा जब रुद्र के कमरे में आई ना, तब उसने घर की दीवारों पर अपनी ही तस्वीर पाई। थोड़ी सी याददाश्त उसकी आ ही रही थी, लेकिन फिर वापस चली गई। अब जब तक राइटर साहब नहीं चाहेंगे, प्रीशा की याददाश्त तो लौटेगी नहीं। इसीलिए तो रुद्र को लगातार मेहनत करनी पड़ रही है। अब खुरानाज ने मिलकर जो चाल चली थी ना, उसमें थोड़ी थोड़ी कामयाबी मिल रही है, लेकिन इस थोड़ी थोड़ी कामयाबी से कुछ हासिल नहीं होगा। तो मैंने और जो दोनों बच्चों ने जो प्लान बनाया था कि हम दोनों बच्चों को वहाँ रखेंगे और रूही अपना याददाश्त खोने का नाटक करेगी, तो इसलिए प्रीशा यहाँ आई है मजबूरन रुद्र को कन्विंस करने। अगर बड़ी कामयाबी हासिल करनी है ना, तो सबसे पहले अरमान का पत्ता साफ करो, क्योंकि पूरे फसाद की जड़ वही तो है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और लीजिए आ गई है चुगलखोर आंटी जी लेकर ढेर सारी चुगलियां। वैसे ढेर सारी बातें तो हमारे पास भी है आपसे करने की। जी हाँ, ये जो शिमला का ट्रिप मारा था उसके बारे में, लेकिन फिलहाल चुगलखोर आंटी की चुगलियां। लो भाई, मैं आ गई। सबसे पहले चुगली लाई हूँ आशीष सिंह की। आशी ने बीती रात अपने 25वें जन्मदिन की पार्टी मनाई, जिसमें उन्होंने सबको अपने जन्म साल के अनुसार कपड़े पहनने कहा था। तो मैं 25 हो गई हूँ ऑलमोस्ट, पर मुझे फील ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता, बिकॉज आई स्टिल फील लाइक ओके यार मैं तो बच्ची हूँ, मतलब आई स्टिल कॉल माई सेल्फ यार मैं तो बच्ची हूँ। फिर मुझे रियलाइज़ होता है शिट नहीं, नाउ आई एम 25, आई कैन नॉट से दैट। इस लुक के बारे में कहना चाहूँगी, या ऑफ कोर्स इट्स ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल गाउन, एंड निकिता डिड माई हेयर एंड मेकअप। आई डिड कीप सम 90s वाला टच इन माई होल लुक, बिकॉज या द थीम वॉज वेयर द डिकेड यू वर बोर्न इन। आशी के 25वें जन्मदिन के जश्न में उनके इंडस्ट्री के कुछ खास दोस्त भी शामिल हुए। Happy Silver Jubileeth birthday and many more to come. Be happy as always.
बहुत एक्साइटेड है, तभी तो यहाँ आए हैं, इतना प्यार है इसलिए तो यहाँ आए हैं उसका बर्थडे ब्रिंग इन करने के लिए। आशी को मेरी ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली चुगली में आपको दिखाती हूँ झलक दिखलाजा के नए सीजन के प्रतियोगी कश्मीर महाजन और अमृता खानविलकर के डांस की झलक। यही नहीं, शो के जजेस माधुरी दीक्षित, नौरा फतेही और करण जौहर भी होस्ट मनीष पॉल के साथ अपने डांस का जलवा बिखेरते हुए नजर आए। अगली चुगली में बात करती हूँ मेरी पुरानी सखिया निया शर्मा और क्रिस्टल डिसोजा की, जो काफी अरसों बाद रक्षाबंधन के मौके पर साथ आए एक दूसरे को राखी बांधने के लिए। इनका रिश्ता कितना पुराना है ये तो सभी जानते हैं, और ये वीडियो देख के मैं यही कहूँगी कि निया सच में 1000 में आपकी बहना है। अगली चुगली लाई हूँ एक नए एनिमेशन शो की। इस शो का नाम है भैया जी बलवान और ये स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त से शुरू होगा हंगामा टीवी पर। इस शो में एक नया एनिमेटेड किरदार बच्चों का मनोरंजन करेगा। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।